55 साल से साहित्य की सेवा कर रहे हैं। 5 और या 6, माफ़ी चाहूँगा अगर कहीं गलत बोल दूँ तो, 6 से ज़्यादा भाषाएं इनको आती हैं, फ़ारसी भी, उर्दू भी, और बाकी आप बताएंगे जब आपसे पूछूंगा। इस देश को बढ़ते हुए भी देखा है, साहित्य को भी पिटते हुए देखा, मैं ये कहूँगा आज के वक्त में। तो कैसा रहा ये अनुभव आपका? ये अनुभव जो शुरू का था वो तो बहुत अच्छा था। मैं लाहौर में पैदा हुआ था और 16 नवंबर साल 1935 की मेरी पैदाइश है। और जब अभी मैं बच्चा ही था तो आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी। मेरे वालिद भी एक अखबार के अंदर काम करते थे, वो उर्दू का अखबार था। असल में लाहौर के अंदर 2 ही ज़बानें उस वक्त चलती थी, एक पंजाबी और एक उर्दू। पंजाबी भी उर्दू रस्मुल ख़त में लिखी जाती थी, अलग से नहीं थी। हिंदी थी मगर वो शायद लड़कियों के लिए ही मखसूस थी, उनको लड़के नहीं पढ़ते थे। वो माहौल तो बहुत अच्छा था, अदब के लिए भी अच्छा था, मुल्क के इत्तेहाद के लिए भी अच्छा था। एक मकसद था सामने, सुभाष चंद्र बोस साहब की फ़ौज जो है तो उस वक्त तैयार हो चुकी थी। वो मंज़र तो बहुत अच्छा था। मुझको भी 10 साल की उम्र में ही शायरी का शौक़ हो गया था। उसकी वजह यह भी थी कि 2 ऐसे पंजाबी के शायर थे, उस्ताद दामन और उस्ताद हमदम, जो हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाते थे। और जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, शाम को जब मीटिंगें होती थी उनमें से 2 लोग ऐसे थे, शोरिश काश्मीरी, अताउल्लाह शाह बुखारी, जिनकी उर्दू बहुत अच्छी थी। सुना तो बहुत अच्छा लगा। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो पैदल ही चलकर वहाँ से, लाहौर से दिल्ली आना हुआ, अपने आप को बचाते हुए। जहाँ कहीं भी खौफ का मंजर होता था तो आ जाते थे। उर्दू बाज़ार में फिर आया और सारी तालीम फिर मेरी उसके बाद ही शुरू हुई। मैं 6ठी जमात से निकल कर यहाँ आ गया था। अब मेरे पास से एक तो ऑनर्स की डिग्री है, MA भी इंग्लिश में है, PhD भी इंग्लिश में है, अंग्रेज़ी अदब पे भी काफ़ी किताबें हैं। उर्दू का जहाँ तक ताल्लुक़ है 7 मजमूए मेरे उर्दू में हैं और उर्दू अकेडमी से मेरा पिछले 30 साल से ताल्लुक़ है। महफिल गंगो जमन से जब से ये बनी है तभी से है। पानीपत में एक अदबी संगम है, उससे भी मेरा ताल्लुक़ है। मैं ये महसूस करता हूँ कि अब जो शायरी हो रही है, जो मुशायरे भी हो रहे हैं, उसमें तफरीह ज़्यादा है, एंटरटेनमेंट ज़्यादा है। जो मकसदी शायरी है वो ज़रा थोड़ी अब कम हो गई है। असल में बात यह है कि पहले मुशायरे शायरों के बीच में ही होते थे। एक शायर दूसरे शायर को सुनता था और ये देखा जाता था कि जो मजमून उसने बांधा है और जो बाद में उसी मजमून को किसी और ने बांधा है, जैसे मोमिन हैं, गालिब हैं, ज़ौक़ हैं, मीर हैं, इनके मज़ामीन कामन हैं, टॉपिक्स इनके सब कामन हैं, कोई अलग अलग नहीं है। वही मोहब्बत है, वही फ़िराक है, वही क्या नाम विसाल है, वही महबूब की जुल्फ़ें हैं, वही उसकी मुस्कुराहट है, वही उसकी अदाएँ हैं, सब कुछ वही है, मज़ामीन वही हैं, लेकिन ज़बान अलग अलग है। जैसे गालिब ने कहा कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां, और ये बात उसमें थी। मुशायरे महदूद जगहों के ऊपर होते थे और सुनने वालों की भी, जहाँ तक उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है, बहुत अच्छी थी। अब नहीं है। अब उर्दू पढ़ाई भी कम जा रही है और पढ़ी भी कम जा रही है। बल्कि आप जो आज मुशायरा देख रहे हैं, इसके अंदर जिन लोगों को उर्दू का अवार्ड मिल रहा है वो भी शायद देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर ही अपनी गज़ल जो है तो लिखते हैं। मैं ये तो महसूस करता हूँ कि जहाँ तक आम लोगों के अदब का ताल्लुक़ है, उनके साहित्य का ताल्लुक़ है, उसमें वो बातें आने लग गई हैं जिनको कि लोग बिस्तरों में बैठ के छुप के पढ़ें और उसमें क्या कुछ हो रहा है। अच्छा अदब जिसको कहना चाहिए, अदब आलिया जिसको कहना चाहिए, अदब लतीफ़ जिसको कहना चाहिए, वो बहुत कम पैदा हो रहा है और शायद उसके ख़रीदार भी नहीं हैं, उसके पढ़ने वाले भी नहीं हैं। एक वजह तो ये सबसे बड़ी कि ख़रीदार नहीं रहे, पढ़ने वाले भी नहीं रहे हैं। शुरुआती दौर जो था बॉलीवुड का अगर बात करें तो उसमें गाने जो थे बड़े अदब के भी थे और उर्दू भी गाने आते थे। अब जो है संगीत बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अगर हम बात करें तो शायरी के मामले में बात करें तो गुलजार साहब हैं, शायद कामिल साहब भी हैं, कुछ 1-2 चुनिंदा उनको छोड़ के। गुलजार साहब भी पाकिस्तान से आए हैं, उनका भी जो पस मंज़र है वही है जो कि हमारा है, एक तो बात ये। और जो आप इब्तदाई फिल्मों का जिक्र करते हैं जिसके अंदर गाने गज़ल की तरह होते थे, गाने नहीं होते थे, सब गज़लें ही होती थी, उसके होते थे। उनके लिखने वाले शायर वो अब कहाँ हैं, साहिर कहाँ हैं अब। साहिर ने अगर फिल्म के लिए गीत लिखा तो मकसद ही लिखा, ऐसा मकसद उसका था जो समाज के
जितने भी क्या नाम मामला था उनसे ताल्लुक़ रखता था। अब वो बात नहीं है। अब फिल्मी गाने लिखे जा रहे हैं उन नौजवानों के लिए जिन्होंने अंग्रेज़ी अदब के अंदर वो नावल पढ़े हैं जिसमें स्वाय मुआशके के कुछ और होता ही नहीं है, जिसमें सेक्स ज़्यादा आ गई है। मैं हिंदुस्तान के अंग्रेज़ी अदब की भी बात करता हूँ। मेरे यहाँ मैं एक इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमने लाइब्रेरी के लिए कुछ किताबों का इंतखाब किया, टाइटल बड़े ख़राब से थे। फिर किसी ने कहा कि ये टाइटल तो हटा दो, ये एक और चेतन भगत साहब हैं, आप ज़रा उनको लगा दीजिएगा। मैंने जब 5वां सफ़ा चेतन भगत साहब की किताब का खोला तो उसमें वही कुछ था जो उस टाइटल के अंदर था। तो जिसने सिफारिश की थी मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे कहा कि ये किताब बेहतर होगी, इसमें भी वो सब कुछ है। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखो आजकल के लोग यही पढ़ते हैं और अगर वो ना लिखे हैं तो ख़रीदेगा कौन? इसी चीज़ के ख़रीदार हैं और कोई ख़रीदार इस बात का। इस जो समाज में बदलाव जो आया है, अगर बात करें उर्दू साहित्य की, उर्दू रचना की, उर्दू लेखनी की, एक किस्म से ख़त्म होता जो जा रहा है धीरे धीरे, इसकी वजह क्या रही है? क्यों आज समाज जो है चेतन भगत के जो नोवेल हैं या दूसरे जो नोवेल आ रहे हैं जो सिर्फ सेक्स पे हैं या फिर बकवास हैं, उनको पढ़ना पसंद कर रहे हैं? सबसे बड़ा सबब तो यह है कि जो मगरबी तहजीब है ना, उसका बहुत ज़्यादा असर हो गया है नौजवान लोगों के ऊपर। पहले तो अपनी मशरक़ी तहजीब जो हमारी थी उसी के अंदर ही, घरों में भी वही माहौल था, माँ बाप भी वह माहौल था, बच्चे फर्मा बरदार थे, माँ बाप का कहना भी मानते थे, वही पढ़ते थे जो कि उनको उनकी वजह से मिल जाता था। चाहे वो मजहबी किताबें हों, चाहे वो माशरे के बारे में किताबें हों, चाहे वो समाज के बारे में हों, या सियासत के बारे में हों। अब वो बात नहीं रही। अब तो ये टीवी चैनल्स जो हैं कुछ इनकी वजह से भी होने लगा, बल्कि इनके इश्तहारात भी बिगड़ गए हैं। वो तो छोड़ दीजिएगा कि बाकी क्या कुछ होता है, जो इनके एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनकी भी शक्लें बदल गई हैं। जब तक कोई औरत पेश न की जाए चीज़ जो है तो वो बिकेगी नहीं, और अगर और पैसा कमाना है तो कुछ मासूम बच्चे भी, दो चीज़ें हैं इश्तहारात के अंदर, वो मासूम बच्चे जिनके लिए सब कुछ को लोग करने को तैयार हैं तो उनको पेश कर दिया जाता है, या वो औरतें जो ज़रा कपड़े पूरे तौर पर भी नहीं पहनती हैं। कई विज्ञापन देखें, सीमेंट के एड में जो है लड़कियां आ रही है कम कपड़ों में, समझ में नहीं आता कि उसका सीमेंट से क्या लेना देना है। कुछ नहीं लेना देना। गंगो जमन एक ये कह सकते हैं कि बचाने के लिए एक संस्था है जो आगे आई है। क्या लगता है क्या क्या चीज़ें हैं जो बचा सकती है साहित्य को, खासकर उर्दू पंजाबी को? देखिए सच्ची बात तो ये है कि अगर हम फिर अपनी तहजीब की तरफ भी थोड़ा सा लौट जाएं, ठीक है कि उनको हम पढ़ें, मगरब को हम पढ़ें जितना पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई नौकरी भी तो लोगों को करनी है ना, और उन्हीं आलूम की वजह से नौकरी हो सकेगी जो आजकल हैं। लेकिन फिर पीछे की तरफ हमको थोड़ा सा हटना पड़ेगा। देखिए गंगा नदी अलग थी, जमुना भी अलग थी, ये जब मिल गई हैं तो इलाहाबाद में संगम इनका बन गया है, और वो जगह है जहाँ लोग अपना मैल धोने जाते हैं, जहाँ अपने आप को पवित्र करने चले जाते हैं। ये संगम वो नहीं है कि आप नहा लिए और जैसे कि आमतौर पर नहाते हैं। गंगा में तो लोग ये इसलिए जाते हैं कि हमने जो पाप किए हैं शायद वो धुल जाएंगे, संगम में भी यही बात है। अब वहाँ भी 3 नदियों का संगम है। ये उर्दू, हिंदी, पंजाबी ये सब मिलकर जो है, अगर इंसान की जो बाकी मसाइल हैं जिनसे वो परेशान हो रहा है, पहले भी होते थे, गालिब बहुत परेशान हुआ, फिर अच्छी शायरी लिखी उसने। अभी जो लोग परेशान हैं किन किन की वजह से हैं, औरतों किन की वजह से हैं, जवान लड़कियों किन की वजह से हैं, बच्चे किन की वजह से हैं, अगर उन मसलों के ऊपर हम लोग अपनी शायरी करें वैसे ही सिंबल्स हमारी वही हों जो हुस्न व इश्क की होती हैं, जो जामो सागर की होती हैं, जो मैखाने की होती हैं, लेकिन ख्यालात वो हों जो इन लोगों को सीधे रास्ते के ऊपर ले आएँ, वो तो फिर ठीक होगा। गालिब ने सब कुछ लिखा और आज भी ज़िंदा है, वो शेक्सपियर ने सब कुछ लिखा, आज भी ज़िंदा है। उन्होंने उन मसाइल को लिया जो इटरनल थे। ये मसाइल ऐसे होते हैं जो एक वक्त के लिए नहीं, कुछ वक्त के लिए नहीं, आर्जी नहीं है, मुस्तकिल हैं। उन मुस्तकिल मामलात को दोबारा छूने की ज़रूरत है, और अच्छी हिंदी में, अच्छी पंजाबी में, अच्छी उर्दू में, वो सादा भी हो, सलीस भी हो, लोग समझ भी सके, लेकिन ख्याल की गहराई बहुत उसके अंदर हो। एक शेर के 5, 7, 10, 20, 25 माने निकलते हों, जो कोई चाहे अपने मतलब के मुताबिक माने ले ले, तो अदब बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी को ना बुरा लगे, सबको लगे कि ये मेरे लिए कहा गया है। हाँ, और समाज की जो सच्चाई है, जो संस्कृति की नींव है भारत की, हिंदुस्तान की, उसको बना के रखें तो शायद दोबारा से ये चीज़ आएगी। ये कहा है कि देखना तकदीर की लज्जत, कि जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है।
मैंने शेर कहा तो सारी दुनिया के इंसान ये समझता कि ये मेरे लिए कहा गया है। जैसे उन्होंने कहा कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, पूरी दुनिया को आज नींद नहीं आती, वो ये शेर गुनगुना सकता है। और दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है। देखिए ये वो शेर हैं, हर इंसान के दिल की धड़कन इसमें शामिल है। ऐसे शेर को अच्छा शेर कहा जाता है। ऐसा शेर पंजाबी में, ये नहीं कि पंजाबी में अच्छी शायरी नहीं है, बहुत अच्छी शायरी है। वारिस साहब भी तो शायर थे, अब वो इतना अच्छा कलाम कह गए हैं, आज तक जिंदा है वो। ऐसे हिंदी के अंदर भी ये नहीं कि आप प्रेमचंद ने हिंदी का जितना भी साहित्य लिखा है वो कभी पुराना होने वाला नहीं है। आज भी पढ़िए आपको मज़ा आ जाएगा। उर्दू में भी यही बात है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब थोड़ा यह है कि जो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को थोड़ा अपने तहजीब की तरफ भी, अपने तमद्दुन की तरफ भी, अपना जो इनका साहित्य पुराना जो है तो भी कोई बात नहीं। जैसे गीता है, क्या कुछ उसमें नहीं है, सब कुछ उसके अंदर है। तो वो गीता भी तो शायरी है, और वो ऐसी शायरी है कि पूरी पूरी दुनिया में पढ़ी जा सकती है। तो फिर उधर को मुड़ें तो शायद कुछ अच्छा हो। और अगर वही रहे कि जैसे अंग्रेज़ी के नावल हैं आजकल, तो मैं बताऊं आपको कि ये जो अमेरिकन लिटरेचर है उसमें उन लोगों ने जो नीग्रोस हैं, अब वो ऐसा लिटरेचर लिख रहे हैं जिसमें ये मालूम होता है कि जो सफ़ेद फार्म लोग हैं, जो वाइट लोग हैं, वो शायद उन औरतों के कदमों पर जाके गिर गए। और है वो सब कुछ ऑब्सीन, एवरीथिंग इज़ ऑब्सीन देयर, वो सब कुछ ऑब्सीन है। अब वो अगर हम नावल पढ़ेंगे और वही शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ेंगे, वही उनका अगर हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो शायद हम लोग ऐसा न अदब पैदा कर सकें जैसा कि हमको अपने समाज में करना चाहिए। समाज को बदलने में साहित्य का हमेशा से योगदान रहा है और अभी भी समाज को बदलेगा। अगर समाज में कुछ फुहड़ता आई है, अगर कुछ गलतियां हुई हैं, गड़बड़े हुई हैं, तो अब साहित्य की तरफ अगर हम बढ़ेंगे ढंग से तो फिर से हम अपना जो पुरानी वो मजहब था, वो एक तहजीब जो थी, गंगा जमुना सरस्वती जहाँ मिलती है, अदब जी, अदब समाज का दर्पण है। और उसके लिए ज़रूरी है साहित्य को एक बार फिर से जानना। तो युवा साथी जितने भी हैं उनसे एक अपील या फिर एक उम्मीद कर सकते हैं कि साहित्य को समझें और उसको पढ़ने की कोशिश करें। गीता बिकती बहुत है, पढ़ते बहुत कम लोग हैं, तो उसको पढ़े भी कम करते हैं। ये नहीं कि पढ़ते कम हैं, अमल भी बहुत कम करते हैं। जैसे गीता में देखो एक बात उसमें जो सब लोग कोट करते हैं, मैं भी उसी को कर रहा हूँ कि आपका अमल के ऊपर तो इख्तियार है, माने पढ़ेंगे तो अमल भी होगा, कुछ अमल भी पढ़ेंगे होगा, तो ज्ञान अमल भी होगा, लेंगे। नंबर 2, लेकिन उसका सिला ना मांगो। उन्होंने कहा वो खुदा के हाथ में है, आप मेहनत कर रहे हैं, फल की तमन्ना ना करो। उस माने बेगरज होकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत कुछ है, इत्मीनान भी है, ईश्वर से आपका विशाल भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैसे के लिए, जैसे आपको हमारे विश्वास आज कह रहे थे कि हमको सबने सिखाया कि माया के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं तो पढ़ता हूँ मैं तो पढ़ता हूँ। हाँ, फ़कीरों की ज़िंदगी और है और इन बादशाहों की ज़िंदगी और है। लेकिन ये भी आप याद रखिए कि फ़कीरों ने बादशाहों के दर पे कभी सर नहीं झुकाया, बादशाहों ने फ़कीरों के दर पे सर झुकाया है, हमेशा यही हुआ है। और ऐसा ही अदब लिखना चाहिए है। इन सूफियों का जो अदब है वही आपस में मिलाने जुलाने वाला है। उम्मीद करते हैं कि महफिल गंगो जमन का जब अगले साल जब कार्यक्रम होगा उस वक्त और ज़्यादा जो है उत्साह के साथ सब लोग आएँ और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।